क्या कोई इंसान उस देश में वापस जाना चाहेगा जहां उसके नाम पर 150 से ज़्यादा केस दर्ज हों? क्या कोई नेता उस सरजमी पर कदम रखना चाहेगा जहां की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उसे मौत की सज़ा सुना दी हो? आम इंसान के लिए इसका जवाब ना होगा, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में खलबली मचा कर रख दी। भारत में रह रही शेख हसीना ने साफ कह दिया है कि उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं है और वे दिसंबर 2026 में स्वदेश यानी कि बांग्लादेश वापस जाएंगी। नवंबर 2025 में आईसीटी द्वारा 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान 1400 लोगों की जान गई थी। यह आरोप लगाया गया था, उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। वहां पर मौत का साया सिर पर मंडरा रहा है, फिर भी वो वापसी के लिए अड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो लौट क्यों रही हैं, वो भी दिसंबर को ही क्यों चुना गया। सबसे बड़ा रहस्य यहीं छिपा हुआ है, दिसंबर शब्द में। आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश के इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो बताते हैं कि शेख हसीना दिसंबर के बीच आखिर रिश्ता क्या है। वीडियो काफ़ी रोचक है, दिलचस्प है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिसंबर के रहस्य को समझने से पहले हमें आज के हालात समझने होंगे। 2024 का वो खूनी छात्र आंदोलन तो आपको याद ही होगा, जिसने बांग्लादेश की सड़कों को युद्ध के मैदान में बदल दिया था। तकरीबन 1400 जानें गईं और इसी दमनकारी नीति के चलते शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी, उन्हें भारत आना पड़ा। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्हें इन मौतों का जिम्मेदार माना गया और मौत की सजा शेख हसीना को सुनाई गई। आज उन पर 150 से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज हैं बांग्लादेश में। ऐसे में किसी भी नेता का करियर खत्म मान लिया जाता है, लेकिन आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की मिट्टी कुछ और ही है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि वो स्वदेश लौटेंगी और इसके लिए उन्होंने जिस महीने की तरफ इशारा किया वो है दिसंबर 2026। आखिर दिसंबर ही क्यों? इसका जवाब छुपा है आज से दशकों पीछे। पहले साल 1971 में दिसंबर का महीना शेख हसीना और पूरे ही बांग्लादेश के लिए आज़ादी का महीना था। याद कीजिएगा, 16 अगस्त का दिसंबर का महीना 1971 का वो ऐतिहासिक दिन, यही वो दिन था जब भारतीय सेना के अदम्य साहस और मुक्ति बाहिनी के संघर्ष के सामने पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और इस दिन को आज भी बांग्लादेश में विजय दिवस या फिर विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। इस आज़ादी के सबसे बड़े नायक थे शेख हसीना के पिता, यानी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना के लिए दिसंबर केवल एक महीना नहीं है, या उनके परिवार की विरासत भी है। या वो महीना है जिसने उन्हें, उनके देश को एक पहचान दी। इस महीने में लौटकर वे जनता के सामने खुद को उसी मुक्ति संग्राम की विरासत के रूप में पेश करना चाहती हैं। अब देखिए, माना यह जा रहा है कि सत्ता संघर्ष कैसे बढ़ेगा, दिसंबर क्यों लकी चार्म है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं साल 1990 में। बांग्लादेश में सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद का कड़ा शासन चल रहा था, लेकिन लोकतंत्र की मांग को लेकर एक लंबा जन आंदोलन भी खड़ा था। इस आंदोलन की कमान जिन हाथों में थी, उनमें सबसे प्रमुख हाथ शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग का था। भारी दबाव के बीच दिसंबर 1990 में सैन्य शासन इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा और इसे बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी का प्रतीक माना गया। फिर आया साल 2008। शेख हसीना ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में, लेकिन दिसंबर 2008 के आम चुनाव में आवामी लीग ने ऐसी आंधी चलाई कि विरोधी इस आंधी में उड़ गए, उनका सुपड़ा साफ हो गया, उन्हें भारी बहुमत मिला। शेख हसीना एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गईं। इसे उनकी सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, कमबैक माना गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर शेख हसीना के लिए दिसंबर का महीना इतना खास क्यों है। 1971 देश की आज़ादी, 1990 लोकतंत्र की बहाली, 2008 सत्ता में महावापसी, ये तीनों बड़ी घटनाएं दिसंबर में ही हुई थीं। आवामी लीग और खुद शेख हसीना के लिए यह महीना ऐतिहासिक रूप से शुभ और एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। आज जब उनके सामने मौत की सज़ा का साया है, सत्ता जा चुकी है, विरोधियों का कब्जा है, तब भी वो प्रतीकात्मक रूप से इसी महीने को अपनी वापसी के लिए चुन चुकी हैं। यह एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, अपनी जनता को यह याद दिलाने का कि दिसंबर में वे हमेशा जीती हैं। हालांकि शेख हसीना ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी कोई अंतिम फैसला उनकी तरफ से नहीं लिया गया है, ये सिर्फ अनुमान है, इशारा है, तारीख बदल भी सकती है, लेकिन क्या महीना बदलेगा, ये भी अपने आप में सस्पेंस है। देखिए, उनका बयान है कि बांग्लादेश की राजनीति में एक नया तूफान आ जाएगा, लेकिन इस बीच आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को विरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पिता ने उस देश को आज़ादी दिलाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया हो।
जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती हो, क्या हुआ कि उसे अपना ही देश छोड़ना पड़ गया? ये भी आपके मन में सवाल आया होगा, तो इसे भी जानना ज़रूरी है। देखिए, माना ये जाता है क्या शेख हसीना सच में दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी? ये लोग अब इस बीच पूछ रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इसके पीछे के महत्वपूर्ण कारण क्या है। क्या वो इतिहास रचेंगी? क्या उनकी तरफ से कोई इस बारे में भी बयान सामने आएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे पहले मैं आपको साल 2024 में लेकर चलूंगी। जून के महीने बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को एक बार फिर से लागू करने का आदेश दिया था। यह आरक्षण 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए था। अब देखिए, बांग्लादेश में युवाओं के बीच पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई का भारी गुस्सा था। छात्रों का यह मानना था कि यह कोटा केवल शेख हसीना की पार्टी यानी कि आवामी लीग के समर्थकों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया। छात्रों का आंदोलन यहीं से शुरू हो गया। बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन था। वे केवल मेरिट बेस्ड सिस्टम की मांग कर रहे थे और इसके बाद माहौल अचानक से बदल गया। और जब माहौल बदला, हिंसा, उपद्रव, आगजनी की खबरें हमने देखी। माहौल जो बदला वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में चर्चा का विषय बन गया। विवादित टिप्पणियों का दौर शुरू हुआ। सवाल उठाया गया कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों यानी 1971 में पाकिस्तान का साथ देने वाले गद्दार के पोते पोतियों को मिलेगा? इस रजाकार शब्द ने छात्रों के गुस्से में घी डालने का काम कर दिया था। एक कहते नहीं कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और कोई ऐसा बयान आ गया कि उन्होंने कहा ये कैसे बोला जा सकता है, हम तो आराम से प्रदर्शन कर रहे थे। रजाकार शब्द, छात्र सड़कों पर उतर आए, कहने लगे कि तुम कौन होते हो हमें रजाकार कहने वाले? रजाकार किसने कहा, किसे कहा जाता है? तानाशाह ने कहा। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। सरकार को लगा कि एक बयान है आ गया, अब दबाया जा सकता है। पुलिस, आवामी लीग की छात्र शाखा छात्र लीग ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा रुख अपना लिया। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई। कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे देश में। लेकिन दमन जितना बढ़ा, आंदोलन उतना ज़्यादा विकराल होता गया। तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। जुलाई के अंत तक जो आंदोलन सिर्फ नौकरी में कोटा सुधार की मांग से शुरू हुआ था, वह शेख हसीना के इस्तीफे की एक सूत्री मांग में बदल गया। इसे नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। 5 अगस्त 2024 की सुबह लाखों प्रदर्शनकारियों ने लॉन्ग मार्च टू ढाका का आह्वान किया। कर्फ्यू के बावजूद भीड़ प्रधानमंत्री आवास गढ़ भवन की तरफ बढ़ने लगी। उस भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, कोई रोक नहीं सकता था। उस भीड़ के आगे हर बल नतमस्तक होता हुआ नजर आया। बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने स्थिति को देखते हुए शेख हसीना से साफ कह दिया कि सेना अब प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाएगी और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना होगा। सेना ने उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया। जब भीड़ गढ़ भवन के मुख्य दरवाजे को तोड़ने वाली थी, शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी बहन शेख रेहाना के साथ वे तुरंत एक सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार होकर ढाका के करीब स्थित कुरिमतुलो एयरबेस पहुंच गई। वहां बांग्लादेश वायुसेना का एक जो सुपर हरकुलिस सैन्य परिवहन विमान था वो उनका इंतजार कर रहा था और इसी के साथ वो विमान ने उड़ान भरी और भारतीय वायुसेना में वो प्रवेश कर गई। भारतीय वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। सुरक्षा के लिए भारतीय फाइटर जेट्स ने भी उनकी उड़ान पर नजर रखी। 5 अगस्त 2024 की शाम यह सैन्य विमान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित जो हिंडन एयरबेस है वहां पर सुरक्षित तरीके से लैंड हो गया था। एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल खुद वहां पहुंचे हुए थे। शेख हसीना का स्वागत करने के लिए उनकी सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया था। उधर ढाका में उनके निकलते ही भीड़ उग्र हो गई। गढ़ भवन पर उसने कब्जा कर लिया। प्रदर्शन होने लगे वहां पर, वो तस्वीरें आपने भी देखी होती। अब वहां से जो सामान लूटपाट की खबरें सामने आई, अंदर का जितना सामान था, जिसने जो पाया वही लूटा गया। यहाँ तक शेख हसीना के कपड़े तक वहाँ से जो अंगवस्त्र थे वो भी लूटे गए थे। वो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा गया। ये सबसे हैरान करने वाली घटना थी। जिस देश की आज़ादी में उनका सबसे ज़्यादा योगदान था, सोचिए उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में स्पष्ट किया था कि शेख हसीना बहुत ही कम समय के नोटिस पर बेहद आपातकालीन स्थिति में भारत आई थी। भारत ने अपने पड़ोसी देश के प्रमुख को मानवीय आधार
आधार पर शरण और सुरक्षा दी थी। एक समय जो बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता थी, उन्हें महज कुछ घंटों के भीतर ही अपना सब कुछ, अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी, वहाँ शरणार्थी बनना पड़ा। यह घटना दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए एक बड़ा सबक है। जब जनता का सब्र टूटता है तो बड़ी से बड़ी सरकारें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। क्या शेख हसीना के इस तरह जाने से बांग्लादेश में शांति बहाल हो पाई थी? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।